गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डॉक्टर एस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। कल इस लेसन को हमने शुरू किया था। इसमें हमने पढ़ा था ह्यूमन्स आई, मानव नेत्र के बारे में, डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई एंड देयर करेक्शन, कि मानव नेत्र के जो रोग या दोष हैं उनको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में कल हमने पढ़ा था। आज इसी अध्याय को, इसी लेसन को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म की जो प्रकाश का अपवर्तन है, जब प्रकाश की किरण को हम प्रिज्म में से गुजारते हैं तो क्या होता है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि लेंस है या कोई भी पारदर्शी माध्यम मीडियम है, उसमें से जब भी प्रकाश की किरण गुजरती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की किरण जब रेयर मीडियम टू डेंसर या डेंसर टू रेयर, या जिसको हम कहें कि विरल माध्यम से सघन माध्यम या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब भी प्रकाश की किरण जाती है वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है, उसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। हमने आयताकार पट्टिका रेक्टेंगुलर स्लैब में भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ा था, और वहां पे हमने एक नियम पढ़ा था कि जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी वो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अविलंब से दूर हट जाती है। तो जिसको हम कहते हैं कि जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट जाएगी तो वो परपेंडिकुलर की टुवर्ड्स द परपेंडिकुलर की तरफ मुड़ जाती है, और जब वो डेंसर से रेयर में जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो जो नॉर्मल है या परपेंडिकुलर है उससे क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। वही नियम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये है आपके पास प्रिज्म। तो प्रिज्म में जब आप पढ़ोगे, प्रिज्म की आकृति ये हमने एक ट्रायंगुलर शेप में बनाया। वहां पे जब आप देखोगे किस तरह से ये ट्रायंगुलर शेप में होता है, ये बैक भी इसी तरह से सेम होती है। और जब आप देखोगे कि इसमें क्या होंगे, दो बेस होंगे इसके जो ट्रायंगुलर शेप में होंगे, और तीन क्या होंगे, आयत होंगे जो इसके पार्श्व पृष्ठ बनाएंगे। तो दो बेस हैं इसके जो ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, त्रिभुज आकार के होते हैं, और तीन फलक जो इसके होंगे, तीन जो साइड होंगी इसकी वो क्या होंगी, रेक्टेंगुलर शेप में होंगी, आयताकार शेप में होंगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें, ये हम इसको कोई नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो जब भी ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे आई, ये है रे ऑफ लाइट जिसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं आपाती किरण या आपतित किरण। तो जब ये जिस पॉइंट के ऊपर टकराएगी तो इस रे ऑफ लाइट को हम नाम दे देते हैं कि पीई क्या है, रे ऑफ लाइट है, और ये कहां पे टकरा रही है, यहां पे। तो हम क्या गिराएंगे, यहां पे नॉर्मल गिराएंगे। तो इसको हम एन एन डैश या कोई भी नाम इसको दे सकते हैं, ये क्या है, नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल के साथ क्या हो जाएगी, ये बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है। तो यहां नॉर्मल के साथ जो यहां पे कौन है, आई, और ये क्या है, आर। आई क्या है, एंगल आई क्या है, ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल आर क्या है आपका, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद अब ये जो रे ऑफ लाइट है, पहले क्या था, यहां पे ये एयर था, और ये ग्लास का प्रिज्म है, ये क्या था, ग्लास था। तो एयर का जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखोगे, एयर क्या हो जाएगी, रेयर बन जाएगी, रेयर मीडियम, और जो ग्लास बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, डेंसर मीडियम। तो अभी मैंने आपको बताया था जब भी प्रकाश की किरण रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। तो ये क्या होगी, ये इस नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो इसने जाना क्या था, ऐसे जाना था, लेकिन ये क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाती है।
उसके बाद ये जो ई एफ क्या है आपकी, ये आपाती किरण थी आपकी। ई एफ क्या है आपकी, ये है रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद ये एफ से क्या है, फिर से यहां पे नॉर्मल गिराएंगे हम। अब ये नॉर्मल से क्या हो जाती है, हट जाती है, इस वजह से क्या हो जाएगी आपकी, इस तरह से जाएगी। और यहां पे जो एंगल आपका आएगा, ये रे क्या है आपकी, इसको अगर हम नाम लें, ये आपकी इमरजेंट रे है, जिसको हिंदी में कहते हैं निर्गत किरण। तो 3 नाम आपके यहां पे आए। इंसिडेंट रे, प्रकाश की किरण जो आ रही है प्रिज्म के अंदर, ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है। उसके बाद ये ई एफ क्या थी आपकी, ये रिफ्रैक्टेड रे है, अपवर्तन हुआ प्रकाश की किरण का, अपने पथ से विचलित हुई। उसके बाद जब ये बाहर निकली, इसको बोलते हैं इमरजेंट रे, जिसको बोलते हैं निर्गत किरण। ये एंगल जो आपका आएगा, ये होगा एंगल ऑफ इमरजेंस, निर्गत कोण। अब अगर इन दोनों को हम पीछे मिलाएंगे डॉटेड लाइन से, इसी तरह से इसको भी पीछे मिलाएंगे, तो ये दोनों क्या होंगी, एक जगह पे काटेंगी, जिसको बोलते हैं हम डी। और डी क्या है, डी है आपका एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको कहते हैं विचलन कोण। और यहां पे जो एंगल होगा, ये जो एंगल है, ये क्या है, प्रिज्म के एंगल है। तो यहां पे एंगल ऑफ प्रिज्म भी हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो यहां पे क्या हुआ, प्रकाश की किरण पीई क्या है, पीई है आपके पास आपाती किरण या आपतित किरण, एंगल ऑफ जो आपकी इंसिडेंट रे है। ये ए बी सरफेस के ऊपर, ए बी सतह के ऊपर टकराती है। जब इसमें से गुजरेगी तो ये अपने पथ से विचलित हो जाती है और ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। तो यहां पे जो ई से एफ आपके पास रे आएगी, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे अब डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगी, तो ये नॉर्मल से दूर हट जाती है, इस वजह से नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। और जब नॉर्मल से दूर हटेगी तो इसका एंगल बढ़ जाएगा। तो यहां पे आई क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस था, जो हम आपाती कोण कहते हैं। आर क्या था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था जो आपका, जिसको हम अपवर्तित कोण कहते हैं। उसके बाद ई क्या था आपका, इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस था, जिसको निर्गत कोण कहते हैं। और ये जो रे बाहर निकली, इसको बोलते हैं हम निर्गत किरण। और ये दोनों को अगर डॉटेड लाइन से पीछे मिलाएं, अगर ये अपने पथ से विचलित ना होती, जो ये एंगल बनाएंगे उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको बोलते हैं विचलन कोण। और ये जो आपकी जहां पे दो सरफेस आपके मिलते हैं, दो जो पार्श्व आपके फलक जो मिलते हैं, वहां पे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। अब जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। Dispersion of white light by a glass prism। तो इसे कहते हैं हम कि सफेद या श्वेत प्रकाश का, जब प्रिज्म में से सफेद प्रकाश गुजरता है तो क्या हो जाता है, वर्ण विभाजित हो जाता है, वो रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले इसको देखा था। उसने क्या किया था कि सबसे पहले उसने प्रिज्म में से लाइट गुजारी। तो ये आपका एक प्रिज्म है ए बी सी, ये इसके एंगल ऑफ प्रिज्म है ए बी सी। तो यहां से क्या हुआ कि एक लाइट, रे ऑफ लाइट यहां पे आती है, जो क्या है एंगल। उसके बाद जब ये लाइट यहां से बाहर निकलेगी तो ये क्या होगी, 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी। और ये जो 7 कलर होंगे आपके, अगर इसको हम बनाएं
तो सबसे नीचे जो कलर आपका होगा वो क्या होगा, ये जो विब ग्योर है, अगर इसको हम लिखें, जो हमने यहां पे एक्रोनिम लिया विब ग्योर, तो सबसे पहले तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय ए प्रिज्म, जब हम पढ़ते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है कि जो सूरज का प्रकाश है वो सफेद प्रकाश है, श्वेत प्रकाश है, वो प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, इसको बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो वो 7 रंग कौन कौन से हैं, ये है आपके, सबसे पहले आपको एक्रोनीम याद रखनी है विब ग्योर, विब ग्योर, V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, R for red। V for violet जिसको हम कहते हैं बैंगनी कलर, I for इंडिगो जिसको हम कहते हैं जामुनी कलर, बी फॉर ब्लू जिसको हम कहते हैं नीला रंग, जी फॉर ग्रीन जिसको हम कहते हैं हरा रंग, वाई फॉर येलो जिसको हम कहते हैं पीला रंग, ओ फॉर ऑरेंज जिसको हम कहते हैं नारंगी, और आर फॉर रेड जिसको हम कहते हैं लाल। और यहां पे अगर आप देखेंगे, ये हमने अभी पढ़ा था कि जब भी रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण प्रिज्म में से गुजरती है तो वो क्या हो जाएगी, वो जब भी इमरजेंट रे आपकी होगी तो वो कुछ ना कुछ एंगल पे क्या होगी, वो डेविएट हो जाती है, एंगल ऑफ डेविएशन। और ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, तो अगर आप देखें सबसे कम जो डेविएशन होगी वो किस में होगी, आपकी आर में होगी, और सबसे ज्यादा जो डेविएशन होगी वो क्या होगी, वी में होगी। तो जब भी आप बनाओगे आर को हमेशा ऊपर लिखोगे आप, और वी को हमेशा नीचे लिखोगे। तो ये विब ग्योर इस पैटर्न में हम लिखते हैं VIBGYOR। वी से हमने पढ़ा वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, उसके बाद आपका वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है कि सूरज का जो प्रकाश है वो श्वेत प्रकाश होता है, सफेद रंग का प्रकाश होता है। जो सूरज का प्रकाश है जब प्रिज्म में से गुजरता है तो क्या होता है, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण भी इसको कहा जाता है। तो ये नजारा आप जब देखते हो, ये इंद्रधनुष का बनना, कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि इंद्रधनुष किस तरह से बनता है, तो इंद्रधनुष का बनना भी यही फिनोमिना है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप देखोगे कि वर्षा होके जब रुकती है, उस समय जब सूरज निकलता है तो सूरज क्या होगा, आपके बैक साइड पीठ की तरफ होगा, और जो इंद्रधनुष बनेगा वो आपके फ्रंट सामने बनेगा। तो ये इंद्रधनुष कैसे बनता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो पानी की बूंदें, वर्षा की जो बूंदें होती हैं, वो किस तरह का काम करती हैं, प्रिज्म का काम करती है। जैसे उसमें से सूरज का प्रकाश गुजरता है, वो सूरज का प्रकाश क्या हो जाता है, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो जब हम खड़े होते हैं, हमारे सामने जब इंद्रधनुष दिखाई देता है, वो क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सूरज हमारे पीछे होता है। वो सूरज का जो प्रकाश है पानी की बूंदों में से जब गुजरता है, वो सफेद प्रकाश, वो पानी की बूंदें प्रिज्म का काम करती हैं और उस प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देती हैं इस फिनोमिना के द्वारा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के द्वारा। इस वजह से हमें जो स्पेक्ट्रम नजर आता है, जो इंद्रधनुष, हमें इंद्रधनुष का बनना, रेनबो जिसको हम कहते हैं, हमें वो दिखाई देता है इन 7 रंगों की वजह से। और ये जो 7 रंग हैं ये एक दूसरे में मिक्स होते हैं, इस वजह से इन सभी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये सारे रंग एक दूसरे में मिक्स होते हैं, इस वजह से हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। तो जो इंद्रधनुष का जो आप देखोगे उसमें भी जो रंग है एक दूसरे से मिक्स होते हैं, इस वजह से वो भी क्या हमें एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है कि सूरज का जो प्रकाश है, आइजैक न्यूटन ने देखा कि जब उसको प्रिज्म में से गुजारा जाता है, वो जो सफेद प्रकाश है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस फिनोमेना को कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब न्यूटन ने क्या किया, इसी फिनोमिना को आगे कंटिन्यू किया। अब उसने क्या किया कि अगर ये प्रिज्म के समक्ष एक और प्रिज्म रख दिया उल्टा करके, तब क्या होगा। तो उस केस में जब न्यूटन ने इसको देखा तो वहां पे क्या हुआ कि ये जो आपका विबग्योर आया था, ये यहां पे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा। ये फिर से वी, यहां से फिर से आर, और ये फिर क्या होगा, आपका डेविएट होगा इस तरह से। और जब ये निकलेगा, ये क्या है, प्रकाश की एक
सफेद किरण में गुजरेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब भी प्रिज्म में से सफेद प्रकाश गुजारा जाता है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। अगर उसके सामने एक उल्टा प्रिज्म हम रख देते हैं तो वो जो 7 रंगों का प्रकाश है वो फिर से एक लाइन में बनता है, सफेद रंग की लाइन जो बनती है जिसे हम कहते हैं व्हाइट लाइट। तो यहां से क्या था, व्हाइट लाइट थी आपकी, जो क्या हो गई थी, वो डिवाइड हो गई थी किसमें, 7 कलर में। तो इसके रास्ते में जब उल्टा प्रिज्म रखेंगे ये जो 7 कलर है फिर से किस में चला जाता है, व्हाइट लाइट में आपका चला जाता है। तो ये न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था कि जब प्रकाश का कोई सोर्स हम लेते हैं, प्रकाश की किरण को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो प्रकाश, सफेद प्रकाश है जो आपका, वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। अगर उसके रास्ते में हम एक उल्टा प्रिज्म रख देते हैं तो वही जो आपका सफेद जो 7 रंगों का प्रकाश था वो इकट्ठा होके एक लाइन में यानी उस सफेद प्रकाश में वापिस आ जाता है। तो ये सारा जो फिनोमिना था प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित हो जाना जब वो प्रिज्म में से गुजरता है, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जिसे कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन। तो ये जो वायुमंडलीय अपवर्तन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, ये बड़ा आपने ध्यान से समझना है क्योंकि इसके ऊपर अभी आपके 2 क्वेश्चन या 2 कंटेंट आपके बेस हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना, कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं या ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ये प्रश्न आपका आता है। दूसरा आता है कि जो सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद हमें 2 मिनट तक क्यों दिखाई देता है, उसका जो रीजन है वो सेम आपका यही रीजन है। या प्रश्न आता है कि सूर्य जब आपका उदय होता है या अस्त होता है उस समय सूरज का जो रंग है वो लाल क्यों दिखाई देता है। ये सारा जो आपका फिनोमिना है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है क्या, तो अगर हम देखें कि जो हमारी अर्थ है इसके बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, और वायुमंडल क्या है, गैसों से मिलकर बना हुआ है। और जिसमें अगर हम देखें एक फिनोमिना हम पढ़ते हैं कि जब भी हवा को गर्म किया जाता है, हवा गर्म होके हल्की हो जाती है, तो हल्की हवा ऊपर चली जाती है और ठंडी हवा नीचे आ जाती है। तो अगर इसको हम इस तरह से समझें कि ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास अर्थ, और ये क्या है अर्थ का एटमॉस्फेयर, और यहां पे क्या है, ये है आपका सन। तो सन है या स्टार की अगर हम बात करें, सन की बात करें या स्टार की बात करें, तो जब सन या स्टार का जो भी प्रकाश आपका आएगा धरती के ऊपर, तो धरती पर पहुंचने से पहले वो किस में से गुजरेगा, वो वायुमंडल में से गुजरेगा, एटमॉस्फेयर में से गुजरेगा। और एटमॉस्फेयर क्या है, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैस है आपके पास, मिक्सचर ऑफ गैस, मिक्सचर ऑफ गैस है और धूल के कण भी हैं और हवा भी है। तो हमने अभी पढ़ा कि जो हवा है वो ऊपर चली जाती है और लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है। जो गर्म हवा होगी आपकी, हॉट एयर होगी आपकी, जो वो लाइट हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। और जो आपकी कोल्ड एयर होगी, जो ठंडी हवा होगी, वो क्या होगी, वो नीचे चली जाएगी, वो क्या होगी, हैवी होगी, वो नीचे होती है। और जो लाइट जब वो हो जाती है आपकी, हवा जब गर्म करने पे हल्की हो जाती है, उसकी जो डेंसिटी है वो भी कम हो जाती है, यानी हम इसको कह सकते हैं क्या होगी, रेयर मीडियम हो गई। और जो आपकी गर्म हवा है वो क्या होगी, आपकी डेंसर मीडियम हो गई। तो अगर हम यहां इस तरफ जाएं तो यहां पे हल्की हवा है जो रेयर मीडियम है, और सरफेस की तरफ जो ठंडी हवा है वो क्या है, डेंसर मीडियम है।
तो जब भी प्रकाश की किरण रेयर से डेंसर में जाएगी, भी हमने पढ़ा प्रकाश की किरण जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। यहां पे भी सेम यही कंसेप्ट आएगा कि जब भी सूरज का जो प्रकाश है या जो तारों का जो प्रकाश जो हम बात कर रहे हैं वो धरती की सतह तक जब पहुंचता है तो धरती की सतह तक पहुंचने से पहले उसे क्या है, वायुमंडल में से गुजरना पड़ता है। और वायुमंडल में क्या है, गैसें हैं, हवा है, धूल के कण है। तो वो जो गैसें या हवा की हम बात करें, गैस या हवा हल्की होकर ऊपर चली जाती है, ठंडी हो जाती है, ठंडी हवा गर्म हवा ऊपर चली जाती है, हल्की है, रेयर मीडियम है वो, और ठंडी हवा नीचे होती है अर्थ के सरफेस के ऊपर, वो डेंसर मीडियम है। तो जब भी आपका जो लाइट है स्टार की या सन की, वो जब धरती की सतह की तरफ आती है तो उसे इस माध्यम में से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो जाता है, वायुमंडलीय अपवर्तन। कि इस वायुमंडल के कारण प्रकाश की जो किरण है जब गुजरती है वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, उसमें अपवर्तन हो जाता है। इस वजह से इसका नाम है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन आपके बेस हैं, दो क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो सबसे पहले प्रश्न आता है आपका कि जो तारे हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं, या इसका उल्ट जो प्रश्न आता है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जो तारे हैं वो पृथ्वी की सतह से बहुत दूर होते हैं, उनकी दूरी बहुत ज्यादा दूरी पर वो होते हैं। तो उनकी दूरी की वजह से, और जब उनका प्रकाश धरती की सतह तक पहुंचता है तो उसे क्या है, वायुमंडल में से गुजरना पड़ता है। और वायुमंडल में अभी हमने जो फिनोमिना पढ़ा, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो जब आप आंसर लिखोगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, उसमें आपका रीजन आएगा ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हैं जो टिमटिमाते हैं। कि तारों की जो पोजीशन है, आप देखोगे दो शब्द आपके आएंगे, एक आएगा तारों की जो पोजीशन का एक्चुअल पोजीशन, जैसे हम यहां पे बनाए एक्चुअल पोजीशन बनाए, तो ये दो तारे हमने बनाए, एक हमने क्या बनाया इस तरह से, एक हमने क्या बनाया डॉटेड लाइन से। तो एक हम क्या देखेंगे कि हमें जो तारे दिखाई दे रहे हैं उनकी एक तो क्या आएगी आपके पास एक्चुअल पोजीशन आएगी कि वास्तविक में तारे की पोजीशन क्या है, और हमें जो दिखाई दे रहा है वो क्या आपकी अपरेंट पोजीशन, कि तारा जो हमें दिखाई दे रहा है वो उसकी अपरेंट पोजीशन हमें दिखाई दे रही है, एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखाई दे रही। और वो क्यों नहीं दिखाई दे रही, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एक्चुअल पोजीशन तो क्या है, वास्तविक तारा की वास्तविक पोजीशन की तारा कहां पर है, और अपरेंट पोजीशन क्या है, आभासी दिखाई दे रहा है। तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वायुमंडल में जो गैसें हैं या जो धूल के कण है या हवा है, उसमें से जब प्रकाश की किरण, तारों की जो प्रकाश की किरण धरती तक पहुंचती है तो वो क्या हो जाती है, वो रिफ्रैक्टेड हो जाती है, उसमें अपवर्तन हो जाता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और इसी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो तारों की हमें पोजीशन है वो हिलती हुई दिखाई देती है। इस वजह से जो तारे हैं उनकी पोजीशन भी हमें हल्की सी हिलती हुई दिखाई देती है। इसी वजह से तारे कभी हमें वो जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जब वो उस वायुमंडल में से गुजरते हैं, कि कभी वो रेयर मीडियम में से आए, कभी वो डेंसर में आए, तो जिस वजह से प्रकाश की जो किरण है वो तेज या मंद होती हमें दिखाई देती है, और तेज और मंद के कारण ही जो तारे हैं हमें वो क्या है, टिमटिमाते दिखाई देते हैं। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का जब भी आप आंसर लिखोगे कि तारे क्यों टिमटिमाते दिखाई देते हैं, तो उसमें आप ये बताओगे कि तारे धरती की सतह से बहुत ज्यादा दूरी पर हैं, और जब तारों का प्रकाश धरती तक पहुंचता है वो क्या है, वायुमंडल में से गुजरता है, और वायुमंडल में क्या है, गैसों का मिक्सचर है, हवा है, और हवा गर्म होके हल्की होके ऊपर चली जाती है जो एक रेयर मीडियम का काम करती है, और जो ठंडी हवा नीचे होती है जो क्या है, डेंसर मीडियम का काम करती है। और जब वो प्रकाश की किरण धरती तक पहुंचती है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, जिसकी वजह से उस प्रकाश की किरण का क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो तारे हैं हमें वो टिमटिमाते दिखाई देते हैं। अब प्रश्न आता है, तो पहला प्रश्न था, दूसरा प्रश्न आता है आपका कि जो ग्रह है वो क्यों नहीं टिमटिमाते। तो इसमें सारा कंसेप्ट, जो सारा रीजन आपने दिया सेम एज इट इज दोगे, सिर्फ थोड़ा जो चेंज करना आपने वो क्या करना है कि दूरी,
कि तारे क्या हैं, हम पृथ्वी की सतह से ज्यादा दूरी पर हैं, और जो ग्रह हैं पृथ्वी की सतह से एज कंपैरिजन टू स्टार वो नजदीक हैं। और दूसरा साइज की अगर हम बात करें, साइज का भी कंसेप्ट आपका आएगा, नजदीक है इस वजह से उसका साइज हमें बड़ा दिखाई देता है, जो दूर है उसका साइज हमें छोटा दिखाई देता है। तो जो नजदीक होगा उसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, या कहीं कम आपको जो आपका यूनिवर्स के बीच में जो एटमॉस्फेयर है उसको कम गुजरना पड़ेगा, और जिसकी वजह से उसका जो आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है उसमें भी बदलाव आएगा, और इस वजह से जो ग्रह है हमें वो टिमटिमाते दिखाई नहीं देते। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में आप बताओगे ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन स्टार ट्विंकल्स। अब दूसरा जो आपका क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है आपका एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। कि जो सनराइज है, सूर्योदय जब होता है, सूर्य का उदय जब होता है वो हमें एडवांस में पहले ही, या जो सनसेट होता है, जो सूर्य अस्त होता है वो डिले बाद में। तो जब हम देखते हैं कि जब सूर्य का उदय होता है, सूर्य के उदय होने से पहले हमें 2 मिनट पहले हमें सूर्य दिखाई दे जाता है। इसी तरह जब सूर्य अस्त होता है, सनसेट होता है, तो हमें 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई देता है। तो वो क्यों होता है? तो सूर्य हमें उदय होने से 2 मिनट पहले और अस्त होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। वो किस वजह से दिखाई देता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इफेक्ट है किसके ऊपर? सनराइज और सनसेट के ऊपर। किस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से, इसके प्रभाव की वजह से जो सूर्योदय या सूर्यास्त है हमें सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्योदय के 2 मिनट, अस्त के 2 मिनट बाद तक हमें सूरज दिखाई देता है। तो अगर इस डायग्राम को हम समझे जो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में 10th क्लास की साइंस में चैप्टर नंबर 11 में दिया गया है, तो यहाँ पे अगर आप देखें ये आपके पास क्या अर्थ पृथ्वी है, और ये डॉटेड लाइन से हमने क्या बनाया, ये क्या आपके पास एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है जिसे हम ऑब्जर्वर कह रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे 2 डायग्राम दिखाए गए हैं सन के। ये जो डायग्राम आपका क्या है? अपरेंट पोजीशन ऑफ द सन। कि ये क्या है? अपरेंट पोजीशन है, आभासी प्रतिबिंब है सूर्य का, एक्चुअल नहीं है। और ये क्या है? एक्चुअल पोजीशन है। तो जब स्टार्ट हम करते हैं कि जब आपका जो सन राइज होता है, सूर्य जब उदय होता है, उस केस में क्या होगा कि एक्चुअल पोजीशन तो सन की यहां पे है, होरिजन से कंपेयर करें हम, और हमें दिखाई कहां दे रहा है? यहां पे अपरेंट पोजीशन पे दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों की पोजीशन के बीच का जो गैप है वो क्या है? 2 मिनट का है। इस वजह से सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले हमें दिखाई दे जाता है। इसी तरह जब आप कंपेयर करोगे, डिले सनसेट की बात करोगे कि जब सूर्य छिपता है, सूर्य जब अस्त होता है, सेम उसी तरह कि जो होरिजन से जब आप कंपेयर करोगे कि जो एक्चुअल पोजीशन है सूर्य की और जो अपरेंट पोजीशन है सूर्य की, होरिजन से जब आप कंपेयर करते हो, उन दोनों की पोजीशन में जो है लगभग 2 मिनट का समय लगता है उस पोजीशन को कवर अप करने के लिए सूरज को, सन को। इस वजह से 2 मिनट बाद तक हमें सूरज दिखाई दे जाता है। तो जब आप सूर्य को सुबह आप देखना कि वो सूर्य वहां पे अभी जहां पे उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो आपको नहीं दिखाई देगी, आपको अपरेंट पोजीशन पहले ही दिखाई दे जाती है, यानी आपको सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले ही दिखाई दे जाता है। इसी तरह जब शाम को सूर्य अस्त होता है उस समय आप देखना कि सूरज है जो वो छिप चुका है, लेकिन आपको 2 मिनट बाद तक वो दिखाई दे रहा है, और उसका रीजन क्या है? ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में भी हमने पढ़ा था कि जो आपके तारे हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं, उसके पीछे भी जो रीजन था ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। और जो सूरज है आपका सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले या जो सूर्य अस्त होने के बाद 2 मिनट बाद तक आपको क्यों दिखाई देता है, उसका भी जो रीजन आपका वो क्या है? ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो आई होप आपने ये लेक्चर बड़े ध्यान से देखा और सुना होगा। इसी चैप्टर को कल हम कंटिन्यू करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।